हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। एक्चुअली कल मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था और मुझे आते आते रात हो गई थी। ठीक है, तो फिर मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी, मैं क्लास नहीं ले पाई। लेकिन आज जो मैं क्लास लेके आई हूँ, पूरे 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए, यूपीपीसीएस पेपर जो आने वाला है 22 दिसंबर को, उसके लिए और आरओ दोनों के लिए रामबाण का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम एक्सप्लेनेशन इतना नहीं होगा, बिल्कुल रेयर ही कराएंगे और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कराते जाएंगे क्योंकि अब टाइम कम है। और ये बार बार बोलने से बच्चों को हम प्रेशर नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर आप चाहें तो आपके लिए पर्याप्त टाइम है, लेकिन शुरुआत से पढ़ने नहीं, रिवीजन के लिए टाइम है, आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर कूल माइंड से होकर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन हमारा है एनवायरमेंट इकोलॉजी। जैसे कि टेस्ट सीरीज चल रही है, एक क्लास और बस रहेगी और उसके बाद हम यूपी स्पेशल में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? पेन चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कोई दूसरा अच्छा सा। जलवायु परिवर्तन का, ठीक है, हाँ, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, बी ओजोन परत का क्षरण, सी प्रदूषण और डी उपर्युक्त सभी। क्या होगा जलवायु परिवर्तन के कारण? क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, ओजोन परत का क्षरण भी और प्रदूषण भी, और तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका डी। दिख रहा है कलर? दिख रहा है बच्चे? या फिर कुछ डार्क ले लें? ठीक है, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, ग्रीन हाउस गैसें और प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, और जबकि ओजोन परत का क्षरण जो हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्पीड से कराएंगे। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका क्या अर्थ है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक है, ऑप्शन बी है बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। ऑप्शन सी है शीशे के मकानों में खाद्य पदार्थों का उत्पादन। और डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होने वाला है इसका? क्या इसका आंसर होने वाला है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनकी सघनता हो जाती है, तो जो टेम्परेचर है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो बाहर, जब पृथ्वी रात में उत्सर्जित करती है अपने तापमान को समान करने के लिए, तो जो पार्थिव विकिरण होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और क्या होता है, वायुमंडल का जो तापमान है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देती हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसें। अभी बताएगी जस्ट नेक्स्ट, अभी काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर हो गया ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक है, आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज है हमारा थर्ड। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस की संकल्पना के बारे में बताया? ए, सीसी पार्क ने। ठीक है, ए, सीसी पार्क ने, बी, JNN जेफर्स ने, सी, जोसेफ फोरियन ने, एंड डी, एल जॉबलर ने। ठीक है, एंड डी, एल जॉबलर ने। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने कोई क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया, थोड़ा हमने ऑप्शन में फेरबदल किया है। आप ये सोचेंगे कि मैम ऐसे बना रही, क्वेश्चन आते नहीं, सारे डिट्टू वही क्वेश्चन है और सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड हुए, और रिपीटेड का मतलब कि होते ही रहते हैं हर सालों में, क्योंकि कहाँ से और आयु क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ फोरियन ने। आंसर हो गया सी। आंसर हो गया सी, जोसेफ फोरियन ने। ऐसे जोसेफ फोरियन ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। किसने? जोसेफ फोरियन ने।
जोसेफ फोरियर, ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, जोसेफ फोरियर है, इंग्लिश में लिखना जरूरी है, कई बार इसमें लिख के आ जाता है, हिंदी में नहीं होता तो फिर 1824 में, ठीक है, 1824 में जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। किसने? जोसेफ फोरियर ने। तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। ए, वायु प्रदूषण से, बी, ग्रीन हाउस गैसों से, सी, जलवायु परिवर्तन से, डी, जल प्रदूषण से। बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका सी, जलवायु परिवर्तन से। आंसर हो जाएगा आपका सी, जलवायु परिवर्तन से, मेनली आपका जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म, यूएनएफसीसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ठीक है, अरे नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या है? यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क अच्छा ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहाँ वही मैं कह रही, कुछ मिस्टेक हो, ME है, ठीक है, फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क ये रहेगा, ठीक है, फ्रेमवर्क। क्या हो गया इसका? एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा बस, फ्रेमवर्क, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ने संबंध है। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैसों से। अतः विकल्प क्या है? सी सही उत्तर होगा इसका, ठीक है, विकल्प क्या होगा? ये एक्सप्लेनेशन था इसका, सी सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? जल्दी से बता देते हैं। कौन सी? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी आगे जाके बताएंगे, इसलिए इतना जल्दी बता रहे हैं, लेकिन बच्चे कहेंगे इतने भी क्या जल्दी है, इसलिए लिख देते हैं। जलवाष्प मैं तो आराम से बताती, लेकिन आप लोगों को शायद एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हाँ, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड टैबलेट का रख लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC।
जल्दी के चक्कर में ना, जल्दबाजी तभी तो बोलते हैं कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, काम बिगड़ता है जल्दबाजी में, ये रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्या है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण, इसमें दिया ऑक्सीजन कारण तो होगी ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं अंडरलाइन करेंगे, कौन सी नहीं है, ए CO2, ठीक है, बी CH4, सी NO2 और डी O2। कौन सी इसमें है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन। बताइए कौन सी नहीं है, कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑब्वियस है कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, आंसर हो जाएगा का डी, ऑक्सीजन। इसमें एक्सप्लेनेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, बाकी सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ठीक है, आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, ठीक है, वह कौन होगा जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को अवशोषित करेगी, ठीक है, सब ग्रीन हाउस विकिरण को अवशोषित करेगी, ठीक है, कौन सी होगी, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ओजोन और डी जलवाष्प। बताना निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, बताइए, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, जलवाष्प, ठीक है, इसमें ऑप्शन में कौन सा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, बी मीथेन है, सी ओजोन है और डी जलवाष्प है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी जलवाष्प, वाटर वेपर, वाटर वेपर, ऑप्शन हो जाएगा डी। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन पैदा करता है, जलवाष्प। इसका सीक्वेंस लिख देते हैं क्योंकि ये मोस्टली बहुत पूछा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसें कौन कौन सी हैं बता देते हैं। पहले तो है, सबसे पहले जैसे इसमें पूछा तो जलवाष्प, 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 ठीक है, तो कितना इसका योगदान है, 36.72%, 72% ये रहेगा इसका, ठीक है, जलवाष्प का। और फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, इसका क्या रहेगा परसेंटेज, 9.26%, ठीक है, 9.26%। और मीथेन होगा, मीथेन, मीथेन भी है, ठीक है, तो मीथेन का कितना रहेगा 4 ठीक है, ये क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पैदा होता है, ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा योगदान मतलब जो सबसे ज़्यादा विकिरण को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मीथेन का कितना है 4.9%, ठीक है। और ओजोन का लास्ट में ओजोन है, और भी सारी गैसें हैं लेकिन मेनली ये गैसें हैं, ओजोन है 3.7%, ठीक है, ये रहेगा। कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, N2O, ठीक है, N2O भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी बताया निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो उसमें मैंने बताया था मैं O2 नहीं, बाकी कौन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, NO2 थी, ठीक है, ये थी, ये भी गैस हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया, सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट पैदा करेगी, जलवाष्प करेगी, आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्नलिखित पर विचार करना है। विचार में क्या आपको बताना है, ए धान के खेत, 2 कोयले का खनन, 3 पालतू पशु और 4 आर्द्र भूमि वेटलैंड। उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें मीथेन के स्रोत हैं। आपको बताना है कौन से मीथेन रिलीज होती है, ठीक है,
किन किन से, कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे मीथेन रिलीज होती है? 1 मिनट बच्चे। कौन सी होती है? धान के खेत से होती है क्या? कोयले खनन से, पालतू पशु और आर्द्र भूमि। पालतू पशु मतलब पालतू पशु जहाँ रहते हैं उनकी जुगाली करने से, ठीक है। मीथेन का ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1 2 3 4 पूरे हो जाएंगे सारे, ऑल द अबव, ठीक है। क्या हो जाएगा? धान के खेत से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है, कोयले खनन से भी, पालतू पशु की जुगाली करने से वहां से, आर्द्रभूमि वेटलैंड धान के खेतों से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 ऑल। आंसर क्या हो गया? डी, ऑल, ठीक है। धान के खेत कोयले की खदान है एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, ठीक है। जबकि आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगर प्राकृतिक स्रोत में पूछा जाए तो आर्द्रभूमि रहेंगे, वेटलैंड रहेंगे, समुद्र रहेंगे, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के हाइड्रेट्स रहेंगे, मीथेन उत्सर्जन के क्या रहेंगे? प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल सोर्स रहेंगे, ठीक है। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्रभूमि से ही उत्सर्जित होता है। अब सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए, सबसे ज़्यादा यहाँ इसमें किस में होगा? आर्द्रभूमि में होगा। आर्द्रभूमि में सर्वाधिक 76% भाग आर्द्रभूमि से ही उत्सर्जित होता है, ठीक है, वैश्विक तापन का, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का, ठीक है। तो क्या रहेगा? वेटलैंड रहेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू हुआ? नहीं, किससे शुरू हुआ, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी अर्थ शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी G8 शिखर सम्मेलन। G8 शिखर सम्मेलन किससे हुआ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बताइए किससे हुआ ये? क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से। आंसर हो जाएगा आपका ए। ये मॉन्ट्रियल हम लिख रहे थे, आप सोचे ये आंसर, ये नहीं आंसर, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से। तो क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्या किया गया था? कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली, मतलब कार्बन का व्यापार, ये स्टार्ट किया गया था। इस प्रणाली के तहत क्या हुआ था? किसी देश में उपलब्ध जो भी उद्योग रहेंगे उनके अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता था कि कितना, किस देश ने कार्बन का उत्सर्जन किया, ठीक है, इमिशन किस देश ने कितना कार्बन का किया। किसी देश या समूह को उसके निर्धारण अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में ही प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर 1 कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये बाकी उसका वो किस तरह से किया जाता है। और अब एक ये है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय, ठीक है, उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। कार्बन का भी व्यापार होता है, ठीक है। ये कब लाया गया था फॉर्मूला? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत लाया गया था, ठीक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, ठीक है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग ये लाया गया था, कार्बन का व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए क्षोभमंडल में, बी मध्यमंडल में, सी समताप मंडल में और डी बाह्यमंडल में। ये तो बहुत है, पढ़ा चुके हैं सारे हम, ठीक है। आप देख लिए फिजिकल उसमें पढ़ाया है, जियोग्राफी में पूरा पढ़ा दिया है अच्छे से। अगर जाएंगे आप लोग एक बार देख लीजिएगा स्पीड में लगा के, क्योंकि अगर आपको क्लियर ना होगा, क्लियर हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, क्योंकि अब आप लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है और स्पीड में लगा के देख लीजिए बच्चे। हम ज़्यादा लंबी क्लास बनाते भी नहीं हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सी समताप मंडल में, ठीक है। कहाँ पाई जाएगी? सी समताप मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसमें तो बताने का कुछ है नहीं, ज़्यादा टाइम लेंगे भी नहीं। 11 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए ओजोन परत की क्षय को रोकना, बी ग्लोबल वार्मिंग, और सी अम्ल वर्षा, और डी फोटोकेमिकल स्मॉग। क्या करना है बताइए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित होगा? ओजोन परत की क्षय को रोकना या ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, फोटोकेमिकल स्मॉग। किससे होगा? ओजोन परत के क्षय को रोकना। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ओजोन परत के क्षय को रोकना। ऑप्शन ए। एक मिनट बच्चे रुकना। ठीक है, बता दिया ना, ओजोन परत के क्षय को रोकना है। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह है वियना संधि, ठीक है, ये क्या है? वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों CFC और जो हैं उनको रोकना है। ठीक है, और यह कब लाया गया था? यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। ये बताना जरूरी था, ये बता रहे। देखो 1 जनवरी, 1 जनवरी और 1989, 1 जनवरी 1989 से क्या हुआ? ये प्रभावी हुआ। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। ठीक है, 1989 से प्रभावी। ठीक है, और ये क्या है? यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है। ये कब हुआ है? वियना संधि हुई थी ना, जब वियना संधि का प्रोटोकॉल है। ठीक है, वियना संधि का प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। कौन सा? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रहेगा ना? आंसर हो गया ए। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क, उद्यान मतलब नेशनल पार्क, ये तो रहेगा ना, आपको पता। ठीक है, नेशनल पार्क रहेगा। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम राष्ट्रीय उद्यान होगा, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा, और डी गिर राष्ट्रीय उद्यान होगा। कौन सा होगा? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होने वाला है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा, ये भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ बताते चलें साथ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बताना जरूरी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये आप जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? बस 1936 में। स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, 1936 में हुई थी इसकी स्थापना। और किस नाम से हुई थी इसकी स्थापना? अगर 1936 में हुई थी, हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। इसका नाम पहले क्या था? हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे लिख दें, ये तो आपको पता है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। इतना डीप में नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। यहाँ से ही किसकी शुरुआत की गई थी? 1973 में। यहाँ से ही 1973 में, कहाँ से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर।
ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की क्या हुई थी शुरुआत, कहाँ से हुई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ठीक है, ये हुई थी। तो स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क में हुई थी, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। 1973 में यहीं से ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट जैव मंडल भंडार, जैव मतलब वायुस्फीयर रिजर्व है, और सूची सेकंड में अवस्थिति कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यह है नौकरेक मानस दिवांग अगस्तमलाई, और सूची सेकंड में है केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। आपको इन सूचियों फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हमें कौन सा आता है, उसको हम सुमेलित करेंगे। जो हमें आता है पहले हम उसको सुमेलित करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नौकरेक कहाँ है, नौकरेक कहाँ है, मेघालय में, नौकरेक कहाँ है, मेघालय में। ठीक है, और मानस कहाँ है, असम, मानस कहाँ है, असम। ठीक है, और देहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि नाम से लग रहा है ना, देखो अगस्त मनाई, यू नो दैट, केरल में। ठीक है, केरल में है। तो क्या हो जाएगा, नौकरेक ए का 2, ए का 3, नौकरेक मेघालय, मानस असम बी का 2, सी का देहांग दिबांग 4, और डी का फर्स्ट। 3241 कहाँ पे है, 3241 बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, 3241। हाँ ठीक है, बी आंसर हो गया। एक बार और भी रिवाइज कर लीजिए साथ में मेरे। नौकरेक मेघालय में है, मानस असम में है, और नौकरेक मेघालय में याद देंगे एक ही मात्रा है, नौकरेक मेघालय में भी एक ही मात्रा है। इस तरह से कुछ मैच करके याद कर लिया जगह कर लिया करें। नौकरेक मेघालय, मानस असम, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पता है वहाँ देहांग दिबांग कौन सी है, नदियाँ हैं। ठीक है, और अगस्त मलाई कहाँ है, केरल में है। ठीक है, अगस्त मलाई कहाँ है, केरल में है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 14 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैच इसमें एक ऐसा रहेगा जो सुमेलित नहीं रहेगा, उसको आपको बताना है। ठीक है, ए सिमलीपाल उड़ीसा, बी नौकरेक मेघालय, सी अगस्तमलाई केरल, और डी कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। इनमें कौन सम्मिलित नहीं रहेगा, सिमलीपाल उड़ीसा में बिल्कुल सही है। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में बिल्कुल सही है। नौकरेक मेघालय में जस्ट अभी बताया है, बिल्कुल सही है। अगस्तमलाई है केरल में, ये भी अभी बताया है, जस्ट बिल्कुल सही। पर कंचनजंगा क्या हिमाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा क्या हिमाचल प्रदेश में है, ये क्या बात सही है, नहीं। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करेंगे सॉरी, और ये क्या करेंगे, सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पे हो गया, सिक्किम में। तो आंसर क्या हो गया, डी ही गलत था। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन डी ही गलत था, डी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मिसमैच इसमें भी बताया गया है कि कौन सा है जो मैच नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य, एक तरफ नेशनल पार्क है और एक तरफ स्टेट है। ठीक है, स्टेट्स है, बताना आपको कौन सा मिले। बांदीपुर कर्नाटक है क्या, बिल्कुल सही है, बांदीपुर कर्नाटक है, बिल्कुल सही है। राजाजी उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही। सिमलीपाल उड़ीसा में जस्ट अभी बताया, ये भी बिल्कुल सही। क्या सरस्का मध्य प्रदेश, क्या सरस्का कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है क्या, बताइए। सरस्का क्या मध्य प्रदेश में है, सरस्का के मध्य प्रदेश में नहीं, सरस्का कहाँ पे है, राजस्थान में। राजस्थान में है सरस्का। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे, सही आंसर लिखेंगे राजस्थान में, तो यही तो आंसर होगा, पर यही तो मैच नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है, ये राजस्थान में, राजस्थान के अलवर जिले में। अगर डेप्थ में पूछा जाए या आरएस में पूछा जाएगा, यूपी पीसीएस में नहीं पूछा गया, राजस्थान के अलवर जिले में। ठीक है, राजस्थान के क्या है, अलवर जिले में है। इसे 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है,
1955 में क्या हुआ था, वन जीव अभ्यारण्य, जबकि वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, पहले से 1955 में वन जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था वन के नाम से। ठीक है, वन जीव अभ्यारण्य, और जबकि वर्ष 1978 में क्या हुआ था, 1978 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। ठीक है, ठीक है। अब पता है राजस्थान के अलवर जिले में 1955 वन जीव अभ्यारण्य था और 1978 से इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, सरिस्का, यह है राजस्थान में। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। कौन सा सुमेलित नहीं था, डी नहीं था। आज 20 क्वेश्चन बनाए हुए, क्योंकि कल हम क्लास नहीं करा पाए तो बच्चों का लॉस ना हो, इसलिए मैंने रात में जाग के आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए थे, कि कल हम बहुत टायर्ड हो गए थे बच्चे, इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे। बाकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग करेंगे एक बार तभी आपको पता चलेगा, अगर आप देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। आज का हमारा 16 क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किस लिए जाना जाता है। देख रहे हैं बच्चे, कुछ आपसे छूट ना जाए, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सारे कराते चलें। और भी अभी एक चीज़ बतानी है। ठीक है, तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, गैंडा के लिए। गैंडा एक क्या है, जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, गैंडा के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये पूछा जाता है, इसमें कोई हंसने वाली बात थोड़ी है। ठीक है, काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नदी भी पूछ ली जाती है इधर यूपीपीसीएस में। काजीरंगा कहाँ है, ये काजीरंगा कहाँ पे है, असम। ठीक है, आप कह रहे होंगे क्यों बता रही मैम, देखिए काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। असम राज्य में कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, इतना लिख दे रहे हैं क्योंकि आ जाता है कई बार, किनारे स्थित है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे होते हैं ना, राइनोसर्स, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे, और हाथियों का भी यहाँ पे निवास है, लेकिन मेनली इसका जो इसे जाना जाता है, एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए, एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। और काजीरंगा कहाँ पे, काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य असम राज्य के वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, काजीरंगा असम राज्य में है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और तो ऑप्शन क्या हो गया, ए राइट आंसर। 17 में चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है, दो राज्यों में फैला हुआ। आपको ये बताना, एक कहना है क्या, बी मानस है क्या, और पैंच है क्या, सरिस्का है क्या। बताइए कौन सा होगा जो दो राज्यों में फैला होगा। तो कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा सी पैंच। आंसर हो जाएगा सी पैंच। पैंच क्या है, दो राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, और दो राज्यों में पैंच फैला हुआ है, इसका विस्तार क्या है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। दो राज्यों में कहाँ का, मध्य प्रदेश में कितने परसेंट, 90% है इसका विस्तार, और महाराष्ट्र में, दो राज्यों में है ये, महाराष्ट्र में 10%। ठीक है, मध्य प्रदेश में 90% और महाराष्ट्र में 10% में ये फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है, पैंच बाघ आरक्षित है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, पैंच टाइगर रिजर्व जो है, जो दो राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में तो 90% और महाराष्ट्र में 10% है। और जो कहना दिया गया है, कहना, जबकि कहना का मध्य प्रदेश में, कहना कहाँ से, मध्य, ये भी एमपी में है। कान्हा टाइगर रिजर्व है ना, आपको पता है, याद किए होंगे ना आपने, कान्हा टाइगर रिजर्व। मध्य में मानस, और मानस तो अभी जैसे बताया, माना का असम और सरिस्का राजस्थान में। मानस कहाँ है, असम में। ठीक है, और सरिस्का तो जस्ट अभी बताया है, राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है, कान्हा मध्य प्रदेश है, मानस असम है,
और सरिस्का राजस्थान में, ठीक है। और बाकी 2 में जो फैला हुआ है ये बात पूछा गया है तो वो पेंच है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, ठीक है। आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा ईंधन है जिसको जलाने से सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी पावर अल्कोहल, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी। कौन सा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जलाने से सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न होगा। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कौन सी बायोडीजल की फसल है? ए कपास है, बी गन्ना है, सी जेट्रोफा है, डी आलू है। कौन सा हो जाएगा? जेट्रोफा, सी जेट्रोफा। निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल जिसमें बायोडीजल बनाया जाता है कौन सी है? जेट्रोफा। जेट्रोफा होती है बायोडीजल की फसल है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है आज का हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीय सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है, ये पूछा गया। ए PAN, बी स्मॉग, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा नहीं होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और अच्छा बताते चले प्रदूषक क्या हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो जैसे प्रदूषण हो रहा है जहाँ पे, और डायरेक्ट अगर वायुमंडल में मिलते हैं तो वो प्रथम प्रदूषक होते हैं, ठीक है। तो प्रथम प्रदूषक होते हैं जैसे CO कार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि, ठीक है। कौन से प्राथमिक प्रदूषक कौन से होंगे? प्राथमिक पॉल्यूटेंट कौन से होंगे? प्रदूषक, ठीक है। CO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये रहेंगे, ठीक है। कौन से होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड ये होंगे। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से क्रिया करके और बता रहे। अच्छा, प्राथमिक प्रदूषक हो गए जो डायरेक्ट प्रदूषण होता है वहाँ से होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो फर्स्ट प्रदूषण से प्राप्त होते हैं और वायुमंडलीय और गैसों से क्रिया करके बनते हैं, ठीक है। तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाते हैं। क्योंकि अब जल्दी बता रहे हैं कि ज़्यादा बताएंगे बच्चे देखेंगे नहीं और हमें भी टाइम नहीं है अभी, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम होने के बाद ही विस्तार से पढ़ाएंगे। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है, उनको द्वितीय वायु प्रदूषक के नाम से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कौन से होंगे? द्वितीय प्रदूषक कौन से होंगे? द्वितीय प्रदूषक कौन से होंगे? ठीक है, जैसे ओजोन काफी पूछा गया है। O3 ओजोन काफी पूछा गया है ये, ठीक है। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। और है पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जैसे PAN, ठीक है। PAN क्या है? पैराऑक्सीटाइल नाइट्रेट, ठीक है। ओजोन तथा स्मॉग भी है, स्मॉग, ठीक है। क्या है? स्मॉग, ये है द्वितीयक पॉल्यूटेंट है स्मॉग। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक में और कौन कौन से आ जाएंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक है। और द्वितीय प्रदूषक बता दिया कौन सा? PAN ये है। PAN का फुल फॉर्म बता दें आपको, पैराऑक्सीटाइल नाइट्रेट, ठीक है, पैराऑक्सीटाइल नाइट्रेट। PAN इसमें है ना, PAN, ठीक है। पैराऑक्सीटाइल नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, ठीक है।
ठीक है, पेरोक्साइड नाइट्रेट। एक मिनट, कई बार ये ठीक है, ये पेरोक्साइड नाइट्रेट कौन सा होगा, PN। तो प्राथमिक प्रदूषक में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और कौन सा प्राथमिक प्रदूषक रहेंगे ये। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में स्मॉग रहेगा, PN होगा, और PN नाइट्रेट होगा, और स्मॉग होगा, और ओजोन होगा, ये सब हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, बल्कि ओजोन, स्मॉग, PN ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चन खत्म हो गए। देखते हैं कोई क्वेश्चन है, नहीं अब कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे बताइए बच्चे। ठीक है, और जहाँ भी है लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हम वैसे भी आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि टाइम अभी कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है। लेकिन अब यह है, पढ़ाना भी तो ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे आपको। और आप एक बार देख लीजिए, आप जो हम करा रहे हैं, और सब्जेक्ट का तो नहीं पता हमें कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने हमसे ज्योग्राफी पढ़ी तो आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ऐसे हम क्वेश्चन करा के चल रहा है, सिंपल से लेके मॉडरेट टू टफ सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। बाकी एक बार कुछ और बता दें, वो कल बताएंगे, लिस्ट बना के लेके आएंगे सारे नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, क्योंकि आज तो इतना टाइम नहीं मिला था, लेकिन इतना बना लिया, क्योंकि जब रात में सारा करके टाइपिंग करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे थे। ठीक है, तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए बच्चे, और बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और भी बच्चों को जोड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, हमारा भी मनोबल बढ़े, कि हमें तो लगता है कि इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या मेहनत करने वालों का कोई नहीं है यहाँ पे, इतना मेहनत करने वालों आप लोगों को लगता है कि मैम यूँ ही ऐसे पढ़ाती रहती। सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, जहाँ भी है मस्त रहें, व्यस्त रहें, और बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ते रहें। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, एग्ज़ाम है, हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम है, लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ नहीं है। ठीक है, इसलिए हमेशा अच्छे से अपने कूल माइंड होकर तैयारी करेंगे तो पेपर आराम से हो जाएगा, आपका अच्छा पेपर रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।